नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं जंग की दिशा तक। जी हां, दुनिया में एक बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो सकता है। रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर डटे हुए हैं। मिसाइल लॉन्चर, टैंक और भारी हथियार तैनात किए गए हैं। उधर पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन के लिए भारी हथियार भेज रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य एक्सपर्ट बताते हैं कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस और यूक्रेन पर हमला करने का एक बहाना ढूंढ रहा है और हो सकता है कि अपने आप पर फर्जी हमला करवा के जवाबी कार्रवाई भी कर दे। यूक्रेन की अगर बात करें तो उसमें जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन यूक्रेन को लेकर माहौल गर्म है। युद्ध की तैयारियां, युद्ध को रोकने की कूटनीति युद्ध स्तर पर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि रूस बेहद आक्रामक है और किसी भी समय यूक्रेन पर हमला हो सकता है। तो क्यों बढ़ रहा है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव, क्या हो सकते हैं इसके अंजाम, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो यही आज का मुद्दा भी है कि किस तरीके से तनाव रूस और यूक्रेन में बढ़ रहे हैं और क्या इसका हल निकला जा सकता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए 2 मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नाटो के बढ़ते कदम से पुतिन कहीं ना कहीं तिलमिला गए हैं। आपके दृष्टिकोण से आपको कैसा लगता है? अंशुल, एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि नाटो का गठबंधन जब से बना है और जब से वो सोवियत संघ के विघटन के बाद जब से वो रूस के नजदीक आता जा रहा है, तब से पुतिन की चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। और पुतिन की चिंताएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि अभी तक नाटो की सेनाएं जहां पर हैं, यानी यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को की जो दूरी है वो करीब 1600 किलोमीटर की है। और अगर एक बार यूक्रेन पूरी तरह से नाटो की जद में आ गया, नाटो के साथ उसके संबंध बन गए, यानी नाटो की सेनाएं अगर यूक्रेन में प्रवेश कर जाती हैं, तो ये दूरी महज 640 किलोमीटर बचेगी। यानी पुतिन को अपनी राजधानी पे सीधा खतरा दिखाई दे रहा है और इसी वजह से वो हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे कि नाटो की सेनाएं यूक्रेन से बाहर ही रहें। यानी यूक्रेन कभी भी अमेरिका और ब्रिटेन या फ्रांस या कनाडा जैसे देशों के साथ नाटो के समझौते के तहत ना पाए। पुतिन की यही मंशा है और पुतिन को यहाँ पर अपनी यानी रूस की सुरक्षा की बहुत बड़ी चिंता है। और इस सुरक्षा चिंता के बहाने वो एक तरह से इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका का जो दबदबा है उसको होने से रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका, जो कि अभी 2-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके तहत अमेरिका की किरकिरी पूरे विश्व भर में हुई है, वो यूक्रेन के बहाने एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत न जमा ले। पुतिन इस बात को रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका की सेनाएं लौटी, ईरान के साथ जिस तरह से अमेरिका के संबंध रहे, अमेरिका ने तमाम उसको प्रतिबंध लगाए और उस प्रतिबंध लगाने के बाद भी ईरान आज सस्टेन कर ले जा रहा है। इसी तरह से अब राष्ट्रपति बाइडेन की जो समस्या थी वो चाह रहे थे कि यूक्रेन के बहाने ही सही थोड़ा उनकी जो रणनीति है, उनकी जो कूटनीति है, उसको विश्व में थोड़ा एक दबदबा हासिल हो जाए। और पुतिन यही नहीं होने देना चाहते हैं। वो बाइडेन को हर हाल में रोकना चाहते हैं और अपनी जो भी रूस की जो साख है उस साख को बचाना चाहते हैं। तो एक तरह से जो आजमाइश चल रही है, इसको आप एक तरह से शीत युद्ध पार्ट 2 भी कह सकते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में जद्दोजहद चल रही है और उस जद्दोजहद का नतीजा क्या निकलने वाला है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया अपने फिंगर्स को क्रॉस करके बैठी हुई है और वो देख रही है कि यूक्रेन की सीमाओं पर जो तनाव है, कहीं यह दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं ले जा सकती है, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं। बिल्कुल। अमरदीप सर, पश्चिमी मीडिया यूक्रेन के हालात जैसे दिखा रहा है, नजरिया वैसा नहीं है। रूस की यूक्रेन पर कब्जा करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा भी कहने में आ रहा है। तो इस बात को कैसे समझे? देखिए अंशुल, ऐसा है, यदि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो यूक्रेन जो है वो रशिया का, या यूं कहे कि जो रशियन एम्पायर था उसका हिस्सा रहा। 1917 में ड्यूरिंग रशियन रिवोल्यूशन दे गॉट इंडिपेंडेंस, बट दे कुड नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट आफ्टर 3 years, यानी कि 1920 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने अगेन यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन का इंडिपेंडेंट रहने की जो इच्छा है और जो उनके जो निवासी हैं, they want to remain independent since long. You can say for last 500 years they are struggling to remain independent. Now, after 1991, जब ये रशिया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। लेकिन रशिया को हमेशा ये खतरा रहा कि कहीं ये अमेरिका या यूरोप
यूरोपियन यूनियन या नाटो के चंगुल में ना आ जाए, सो दैट कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और रशिया जो है ये पुराने प्रतिद्वंदी हैं। इन्होंने मतलब शीत युद्ध में भी पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ था, उनमें बड़ी सारी प्रॉब्लम चलती रही। और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रशिया की जैसे इकोनॉमिक वीक हुई, मिलिट्रीली भी थोड़ा वीक हुआ, तो अमेरिका ने उसका फायदा उठाया और जितने भी डिसइंटीग्रेटेड स्टेट्स थे उनमें धीरे धीरे अपना नाटो का जाल फैलाया और सबको अपने कब्जे में ले लिया। अब बाकी तो स्टेट छोटी छोटी हैं, लेकिन यूक्रेन जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है और उसके अलावा इट्स ए यू कैन से फूड बास्केट ऑफ यूरोप, यू कैन से इतना सारा गेहूं वहां पैदा होता है, बहुत ज्यादा। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट। रशिया नहीं चाहेगा कि नाटो या अमेरिकन फोर्सेस जो है नेक्स्ट डोर आ जाए। जैसे अभी खरे जी ने बताया कि यदि नाटो वहां आ जाता है तो मॉस्को 640 किलोमीटर फ्रॉम देयर, तो रशिया कभी नहीं जाएगा। लेकिन अभी जैसा माहौल रहा है उससे लगता है कि जो ये इंटरनेशनल मीडिया और ये यूरोप, या एक्चुअली यूरोपियन मीडिया मैं कहूंगा, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि रशिया इज गोइंग टू अटैक यूक्रेन, और बार बार उकसा के, और कुछ रशिया ने भी ऐसा माहौल बना दिया क्योंकि रशिया इज ऑल्सो फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स, बिकॉज वो भी अपनी जो खोई हुई जो पोजीशन है, जो खोई हुई ताकत है, उसको चाहता है पूरे विश्व में। वो बताना चाहता है कि भाई मैं नाटो या अमेरिका से किसी भी हालत में कम नहीं हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने भी अपना जो है माहौल वहां पे ऐसा बना दिया कि युद्ध कैसा माहौल। बेसिकली युद्ध होने से किसी को फायदा नहीं होने वाला। यूरोपियंस भी जानते हैं कि यदि ये युद्ध हुआ तो जो दे आर डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर गैस, कहां से आएगा? रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। रशिया भी लड़ाई नहीं चाहता। बिल्कुल न किसी देश को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो ये मध्यस्थता हो जाएगी। और जैसा मुझे लगता है कि इसमें भारत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया के साथ, पुतिन और बाइडेन के साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा संपर्क है, और उसमें यदि भारत अपना रोल अदा करे, बिल्कुल। अमरदीप सर, इंडिया टू इंटरवेन। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यूक्रेन और रूस की ये जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी हम जा रहे हैं, ऐसी भी संभावना कहीं ना कहीं जताई जा रही है। लेकिन फ्लैशबैक में अगर जाए तो ये लड़ाई कहां से स्टार्ट हुई, ये विवाद है क्या एक्चुअली में? देखिए, अगर आप ताजा तरीन घटनाओं को अगर माने तो 2014 से बेसिकली जो तलखी है वो यूक्रेन और रूस के बीच में ज्यादा बढ़ी है। 2014 में एक क्रीमिया शहर है यूक्रेन का, उस क्रीमिया शहर को रूस ने कब्जा कर लिया था और आज तक वो रूस के ही कब्जे में है। तो पूरी प्रॉब्लम की जड़ क्रीमिया शहर के ऊपर रूस का कब्जा है। लेकिन आपको कई सारी चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा। जैसे दूसरी एक बड़ी वजह है कि ब्लैक सी, जिसका इलाका यूक्रेन के साथ ही मिलता है और जिसकी सीमाएं रूस के साथ ही मिलती है, वहां पर रूस लगातार पिछले 2 सालों से लगातार नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, यानी अपनी प्रेजेंस को वहां पर दिखा रहा है। और वो प्रेजेंस दिखाने का पीछे उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो यूक्रेन के ऊपर दबदबा बना लेना चाहता है। वो यूक्रेन को किसी भी तरह से पश्चिमी देशों के पाले में नहीं जाने देना चाहता है। अब इसको आप डराना कह लीजिए, इसको आप धमकाना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मंशा रूस ने जाहिर कर दी है कि वो किसी भी तरह से यूक्रेन को पश्चिमी देशों के पक्ष में नहीं जाने देगा। अगर आप इतिहास में और पीछे चले तो आपको याद होगा, बहुत फेमस है, दूसरे विश्व युद्ध के समय या उसके पहले व्लादिमीर लेनिन, जो उस समय रूस के तानाशाह हुआ करते थे, उनके प्रीमियर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि यूक्रेन जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था वो रूस का सिर है। यानी रूस अगर सोवियत संघ एक शरीर है तो उसका सिर यूक्रेन है। यानी रूस और यूक्रेन की आपस में मिलाकर के ही गठबंधन यूएसएसआर चल सकता है, यानी एक दूसरे के बिना इसकी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन 1991 में जब एकदम इसका विपरीत हुआ, यूक्रेन और रूस अलग हो गए, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, सोवरेन कंट्री बन गया, तो उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि यूक्रेन पूरे क्षेत्र में रूस की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। और रूस भी इस सत्य को जानता था और इसी वजह से लगातार उसने यूक्रेन के ऊपर दबाव बना के रखा हुआ है। तो ऐतिहासिक रूप से तो इनका जो संघर्ष है वो दशकों से चल रहा है, लेकिन ताजा गतिविधियां ये है कि 2014 के बाद से इनमें तलखी बहुत ज्यादा आई है और वेस्टर्न कंट्रीज को भी इसमें कूदने का मौका 2014 के बाद ही मिला है,
क्योंकि जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा रूस ने किया, उसके बाद से यूक्रेन में नेटो कंट्रीज की तरफ देखा और अमेरिका से उसकी नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उसके पहले ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता 1991 जब से वो आजाद हुआ है तब से लेकर 2014 तक यूक्रेन एक तरह से बहुत ही तटस्थ, बहुत ही निष्पक्ष टाइप कंट्री रहा है। वहां उसने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोले हुए थे। आपको बता दें कि भारत का भी एक बड़ा दल वहां पर रहता है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे 20,000 से ज्यादा आज भी यूक्रेन में है। और भारत की एक चिंता ये भी है कि अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो हम अपने उन स्टूडेंट्स को कैसे और कितनी जल्दी वापस ला पाएंगे जो कि यूक्रेन में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक तरह से ये चिंता का सबब भी है। और अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे तो ये इनके बीच का जो संघर्ष है वो सदियों से चलता चला आ रहा है। अमरजीत सर ने भी कुछ इशारा किया था 1917 के बाद, जब यूक्रेन पहली बार आजाद हुआ था रशियन क्रांति के बाद से, और उसकी आजादी सिर्फ 3 सालों तक टिक पाई। और 3 सालों के बाद जब सोवियत संघ का गठन हुआ तो यूक्रेन बहुत ही खुशी खुशी उस संघ में शामिल हो गया। लेकिन शामिल होते ही जब उसको द्वितीय विश्व युद्ध के समय से समझ में आने लग गया कि ये उसकी गलती थी, उसको सोवियत संघ के साथ नहीं जाना चाहिए था। हालांकि जो सोवियत संघ के पुराने लीडरान थे वो यूक्रेन को काफी महत्व देते थे, और वो महत्व बहुत ही सामरिक और बहुत ही राजनीतिक रूप से दिया करते थे। एक चीज आपको ये भी बता दें कि जो भी रूस का जो व्यापार है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन का हुआ करता था, और पश्चिमी देशों के साथ जो उसकी सामरिक समझौते हुए हैं, जितने भी तरह के रणनीतिक बदलाव हुए हैं, उसमें यूक्रेन एक बहुत प्रमुख भागीदार हुआ करता था। लेकिन 1991 के बाद से चीजें बदली हैं, और आज वास्तविकता यह है कि एक जमाने में एक दूसरे के साथ रहने वाले ये दोनों देश आज एक दूसरे के साथ युद्ध के हालात तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रूस अमेरिका, अगर अमेरिका की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बीच में है, तो रूस अमेरिका के रिश्तों में तनाव आने की वजह कुछ और भी बताई जा रही है। मतलब ये समीकरण क्या है? देखिए, ऐसा है, रशिया और अमेरिका बोथ आर, मतलब यू कैन से कि पहले पुराने प्रतिद्वंदी हैं, इनकी आपस में ताकत की लड़ाई है। उसके अलावा जिस तरह अभी चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया, तो चाइना की ऑलरेडी जापान के साथ, ताइवान के साथ ऑलरेडी उनके साथ मतभेद चल रहे हैं। और ताइवान या जापान को चैलेंज करना, सीधे सीधे यूएसए को चैलेंज करना है, अभी वो रशिया के खेमे में। तो ये तो इनका तो पहले से ही चलता रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देश, रशिया और अमेरिका, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज रशिया को भी, यदि एक यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंट कंट्री है तो उसकी सॉवरेनिटी का उनको ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने क्रीमिया पे कब्जा किया, ठीक है, उनको उसकी रिक्वायरमेंट थी, बट रिक्वायरमेंट डजंट मीन कि आप दूसरे देश पे कब्जा कर लेंगे। और फिलहाल भी अपनी जो जिस तरह की जो पावर का प्रदर्शन रूस कर रहा है, वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। उधर से जो अमेरिका की गलती है कि बार बार ये इंस्टिगेट करना कि यस, द डे यूक्रेन विल साइन द ट्रीटी और अलायंस विद NATO is then officially will become, you can say, responsible for the defense of Ukraine। तो इस तरह की, यानी कि यूक्रेन को एक युद्ध का मैदान बनाया जा रहा है। यूक्रेन के जो वासी हैं उनकी क्या गलती है? ठीक है, रशिया और यूक्रेन का एक पुराना जो सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं, और वहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है who are affiliated to रशिया, उनके रशिया मूल के लोग हैं, रशियन भाषा को इस्तेमाल करने वाले, रशियन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और प्रो रशिया हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। प्लस दोज हु आर लिटिल इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूरोप, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों के जो हित हैं उनको ध्यान में रख के एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। एंड यूक्रेन शुड नॉट बिकम ए पावर टेस्टिंग ग्राउंड, बिकॉज अभी तो ऐसा लग रहा है कि नाटो और रशिया बोथ आर ट्राइंग टू शो देयर पावर, और उसका एक टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, एक काइंड ऑफ मैच दे वांट टू प्ले इन द गाइज ऑफ, और इन द इसके पीछे क्या नाम है, यूक्रेन के उसमें करके ये यूक्रेन के बहाने से अपनी जो है ताकत का इस्तेमाल और प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन अगर जैसे कि सभी जगह अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो दोनों देशों के बीच में तनाव है ये काफी पुराना तो है ही, और इनके बीच का तनाव थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो आपके दृष्टिकोण से आप इसे कैसा मानते हैं? देखिए, यदि जरा सी भी चिंगारी हुई, स्टार्ट हुई, अब इसमें सवाल आता है हु विल ब्लिंक फर्स्ट, रशिया और नाटो।
whosoever will blink first, they will become the victim from all sides. क्योंकि कि जो शुरुआत कर देगा, और एक बार शुरुआत हो गई, क्योंकि यूरोप के जितने भी 28 देश हैं जो नाटो के मेंबर हैं, then you can say technically they will be responsible for the support of Ukraine. तो उधर चाइना उसकी रशिया की सपोर्ट के लिए आ जाएगा, और भी दूसरे देश होंगे जो रशिया को सपोर्ट करेंगे। तो ऑफ कोर्स इट विल बिकम ए काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। और खाली ये लड़ाई के अलावा नहीं, लड़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इट विल बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम, बिकॉज इकोनॉमिक्स, ट्रेड, सारा कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एवरीबडी इज इंटरडिपेंडेंट। बाजार का जो हाल होगा वो अलग है, चीजों की महंगाई हो जाएगी, गैस वगैरह की सप्लाई जो रशिया से बहुत बड़ा जो चंक है वो यूरोप को सप्लाई होता है, ऑस्ट्रेलिया या कतर या दूसरे जो देश हैं वो अपने रेट बढ़ा देंगे। तो इसका इम्पैक्ट जो है विश्व के सभी देशों पे पड़ने वाला है, एंड यदि सभी देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो देन इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर, ग्लोबल वॉर। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 1950 में सोवियत संघ ने नाटो के खिलाफ कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था। अनुपम जी, तो ये जो था ये किस तरीके का संघ था और नाटो के खिलाफ किस तरीके से इसे देखा गया था? देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी सन 1945 तक हालात ये थे कि यूरोपियन कंट्रीज की जो पावर्स थी उस समय की, ब्रिटेन, फ्रांस और ये सब जो वर्ल्ड वार लड़ रही थी, ये रूस के मुहाने तक पहुंच गई थी। और रूस बहुत बाद में इस वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था, और बाद में वो इनके साथ जर्मनी के अगेंस्ट में हुआ था। लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि रूस शायद इन लोगों के खिलाफ युद्ध में उतरेगा, या तो खिलाफ हो जाएगा, या तो ऐसा रहेगा कि वो तटस्थता की भूमिका निभाएगा। लेकिन सिचुएशन ये बदली और रूस उसी खेल में चला गया जहां पर पहले ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करते, यानी जर्मनी और जापान के अगेंस्ट हो गया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1950 के जो 5 साल थे, 45 से 50 के बीच में पूरी दुनिया में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले। तमाम कंट्रीज आजाद हुए, ब्रिटेन के चंगुल से छूटे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज बने, भारत जैसे देश जो एक बहुत बड़ी हस्ती रखते थे अपनी दुनिया में, वो आजाद हो गए, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने कुछ अलग अलग गुट भी बना लिए थे। अब उस समय सोवियत संघ को अपनी इंपॉर्टेंस देखनी थी पूरे विश्व में, और उस इंपॉर्टेंस को जमानी थी। और नेटो जो उस समय नया नया बना हुआ था, नेटो जो ट्रीटी थी, वो अपनी बादशाह पूरी दुनिया में जमाना चाहते थे, क्योंकि पूरी दुनिया ने इनका प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध में देखा था। तो एक तरह से ये पावर स्ट्रगल था, जो कि रूसी राजनीति और अमेरिकी राजनीति के बीच चल रहा था। नेटो और कुछ नहीं था उस समय, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही एक धड़ा कह लीजिए। उसमें जो कुछ मित्र राष्ट्र थे, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कनाडा हो, वो कहने को तो अमेरिका के दोस्त थे, लेकिन उसी के बाद से, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही ये लोग अमेरिका के पिछलग्गू बन गए और आज तक बने हुए हैं। यानी वहीं से पूरी दुनिया में पावर के 2 ध्रुव बन गए, एक अमेरिका के साथ और रूस के साथ। 1950 की वो वर्ष था जब पहली बार अमेरिका ने अपना दबदबा रूस के ऊपर जमाने की कोशिश करी थी, और रूस ने इस दबदबे का विरोध शुरू किया था। और नेटो कंट्रीज जो लगातार रूस को नेटो के अंदर आने के लिए प्रयासरत थी, वो ये चाह रही थी कि रूस भी नेटो का एक हिस्सा बन जाए, यानी सोवियत संघ भी इसका हिस्सा बन जाए। रूस अपनी इंडिपेंडेंस को बना करके रखना चाह रहा था, यानी कि वो अपनी बादशाह को छोड़ना नहीं चाह रहा था। और तभी तो दुनिया 2 दलों में बढ़ गई। बहुत सारे देश या तो इस खेमे में, बहुत सारे देश या तो इस खेमे में चले गए या तो उस खेमे में चले गए। भारत जैसे कुछ देश थे जो किसी खेमे के हिस्सा नहीं बने, उन्होंने अपने आप को गुट निरपेक्ष आंदोलन बना लिया और वो तटस्थ की भूमिका में आ गए। यानी कि पूरी राजनीति जो दुनिया की थी वो एकदम से बदल गई। कॉलोनियल कब्जे से मुक्त हुआ विश्व जब आजाद होता है 1945 के बाद से, यानी 47, 48, 49 और 50 में, तो 50 के बाद में वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है। और ये दुनिया 2 सुपर पावर के बीच की जंग थी, और इसी जंग ने, जो कि कभी भी प्रैक्टिकल जंग नहीं हुई, जिसको हम जंग बोलते हैं, युद्ध नहीं हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन जंग जैसे हालात अगले करीब 50 सालों तक बने रहे। 1950 से जो जंग के हालात बने दोनों देशों के बीच में, जो कंपटीशन, जो प्रतिद्वंदता चालू हुई हर एक क्षेत्र में, आप उसमें रक्षा क्षेत्र का कंपटीशन देखिए, व्यापार का कंपटीशन देखिए, आप उसमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में कंपटीशन देखिए, लगातार ये बना रहा। और ये इस हद तक बना रहा कि ऐसा कई बार रहा है कि दोनों देश कभी भी युद्ध के मैदान पर उतर सकते हैं। तो एक ये हकीकत है, ये पिछली शताब्दी की एक बहुत बड़ी हकीकत है, और 50 सालों तक ये सिचुएशन बनी रही। और इसी सिचुएशन के बाद ये सिचुएशन तब ईज आउट तब हुई है जब 1991 में सोवियत संघ फाइनली विघटित हो जाता है और अमेरिका निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया का इकलौता नेता बन जाता है। तो एक
एक लंबी कहानी है और इस कहानी को हम आधे घंटे के एपिसोड में शायद नहीं समझा सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये जरूर करी है कि आपको एक मोटे तौर पे बता दें कि आखिर इन दोनों महाशक्तियों के बीच में लड़ाई की वजह क्या थी। लड़ाई की कोई वजह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत स्थापित करना ही इन दोनों की एक तरह से महत्वाकांक्षा कह लीजिए या इनका एक उद्देश्य कह लीजिए, और इनके लीडरान ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बिल्कुल। अमरदीप सर, जिस तरीके से अभी अनुपम जी ने बताया कि काफी समय से ये सारी चीजें चल रही है, हालांकि वजह इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में आज स्थितियां बहुत ज्यादा बुरी हो गई हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा ना कि दोनों देशों के बीच में तनाव के जो लोग हैं वो आदी हो गए हैं, रूस के लोग भी आदी हो गए, यूक्रेन के भी आदी हो गए? नहीं, यूक्रेन के कह सकते हैं, क्योंकि बहुत समय से, यानी कि जब से 91 के बाद से यूक्रेन के ऊपर हमेशा प्रेशर रहा है कि वो अलग ना हो, वो किसी भी तरह रशिया का हिस्सा बन जाए। तो उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारी इस तरह की व्यापारिक प्रतिबद्धताएं जो रशिया की तरफ से होती रही, और दूसरी तरफ से जो नाटो कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरफ से उसको ऑफर मिलते रहे। तो ऑब्वियसली जो यूक्रेन का झुकाव जो है वो नाटो की तरफ हो गया, लेकिन वो झुकाव जो है रशिया को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। उसके लिए चाहे उसे मतलब भयंकर युद्ध लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि नाटो फोर्सेस जो है वो यूक्रेन में आके बैठे। तो इसको चाहिए कि यदि ये विश्व में शांति चाहते हैं, और ये अपने आप में रिस्पॉन्सिबल देश है, इनको शांति की बहाली के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ये बीच का रास्ता निकल जाए, ना तो वह नाटो या फिर रशिया ही कुछ इस तरह का एक समझौता करे या एश्योरेंस दिलाए यूक्रेन को कि व्हाटएवर इट इज वी विल नेवर एवर गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन। यदि इस तरह का समझौता यूक्रेन के साथ हो जाता है तो हो सकता है कि उसका नाटो की तरफ जाने का इरादा जो है बदल जाए। हालांकि यूक्रेन ने भारत के साथ जो है अप्रोच किया है कि भारत कुछ मध्यस्थता करे उसमें, और रशिया को यह बताए कि यूक्रेन इज ऑल्सो है फ्रेंडली कंट्री, इट इज नॉट ए एनिमी कंट्री। तो उस तरह के यदि प्रयास होंगे तो डेफिनेटली मतलब युद्ध की आशंका को हम कह सकते हैं कि शायद ना हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह की दोनों देशों के अड़ियल रुख जो दिख रहे हैं जी, ये नेवर नो कि कब कुछ स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारियां आप दोनों ने ही हमारे साथ यहाँ पर दी, समय निकालकर आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे यूक्रेन पर क्यों तिलमिलाए हैं पुतिन, 4.41 करोड़ वाले यूक्रेन को रूस क्यों घेर रहा है, नाटो उस रूस की सीमा से ज्यादा नजदीक ना आए। पुतिन का यूक्रेन के रवैया जो है वो आक्रामक है, हालांकि वजह कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का जो अड़ियल रवैया है वो पूरी दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जरूर धकेल रहा है। अब आने वाला वक्त क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।